नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा था। पिछली क्लास में हमने अपने देश के संविधान, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को, 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को देख लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने वाले हैं। देखिए, किसी भी देश के संविधान या किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप उसकी विशेषताओं के बारे में जानिए। अगर आपने किसी भी चीज के बारे में, विशेषताओं के बारे में जान लिया है तो आपको उस व्यक्ति या उस वस्तु या हमारा देश का संविधान ही क्यों ना हो, उसको जानने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता आपने 3 पढ़ ली है। आने वाले क्लासेस में आप लोग और भी अच्छी तरह विशेषताओं को देखेंगे। हो सकता है तीसरी क्लास में इन विशेषताओं को हम समाप्त कर देंगे। इसी से आपको लगेगा कि हमारे देश का संविधान कितना अच्छा संविधान है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं भारत के संविधान की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता। जो भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था को अपनाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे, इस एकात्मकता क्या होती है और ये संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, संघीय व्यवस्था को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, क्योंकि शब्दों को अगर आप नहीं समझेंगे, किसी भी चीज को आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद वो आपके दिमाग से चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ा डेप्थ में, गहराई में जाके पढ़ेंगे तो आपको वो काफी समय तक याद रहेगा। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी देश में 2 महत्वपूर्ण सरकारों का निर्माण करता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी देश में 2 महत्वपूर्ण सरकारों का निर्माण करता है। पहला केंद्र की सरकार, दूसरा राज्य सरकार। दोनों सरकारों का निर्माण संविधान के अनुसार होता है। संविधान कैसा हो? लिखित संविधान हो। देखो, ध्यान से सुनिए आप इसको, क्योंकि ये बार बार चीजें ऊपर नीचे होती हैं तो समझ में नहीं आती। तो संघीय व्यवस्था में 2 सरकारें होंगी, केंद्र की अपनी, राज्य की अपनी। दोनों सरकारों का जो निर्माण होगा वो लिखित संविधान के अनुसार होगा और दोनों सरकारों को अपनी अपनी शक्तियां दी जाएंगी। केंद्र को अपनी दी जाएंगी, राज्य को अपनी दी जाएंगी। केंद्र अपनी शक्तियों का उपयोग करके कानून बनाएगा, राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कानून बनाएगा। दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने का अधिकार है, पूर्णतः अधिकार है। यह केंद्र इसके हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं संघीय व्यवस्था, जो केंद्र अपनी अलग है और राज्य अपना अलग है। दोनों सरकारों को अपने अपने कानून बनाने का भी अधिकार है। एक दूसरी व्यवस्था कैसी है? एकीकृत व्यवस्था। एकीकृत व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र को तो अधिकार है बनाने का, राज्य को अपने अधिकार नहीं बनाने का, राज्य नहीं बनाएगा। मतलब एकीकृत तो संघीय व्यवस्था में सीधा है। संघीय व्यवस्था जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक सरकारें होती हैं, अपने अपने नियम, कानून, व्यवस्था बनाने का अधिकार होता है, एकात्मकता में नहीं होता है। तो चलिए, अभी आपने एक शब्द को समझा है और यही शब्द आपको बाद में काफी फायदेमंद देगा। देखिए, भारत में 2 अथवा 2 से अधिक सरकारें हैं। भारत एक त्रिस्तरीय सरकार वाला देश है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक सरकारें हैं। विश्व के किसी भी संविधान में ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं है जो कि हमारे देश के संविधान में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए, हमारे देश के पूरे संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं पर भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बस भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द इस्तेमाल ना करके बस अनुच्छेद नंबर 1 में राज्यों का संघ बोला गया है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में राज्यों का संघ बोला गया है। मतलब संघ शब्द का इस्तेमाल है लेकिन संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया। देखिए, हमारे देश में संघीय और एकात्मकता दोनों को मिश्रण करके बनाया गया है, दोनों को मिक्सचर करके बनाया गया है। तो देखिए कैसे है। संघीय व्यवस्था में क्या बताया जाता है? 2 सरकारें होंगी। 2 सरकारें हैं, बहुत बढ़िया है। और यही दोनों सरकारें हमारे देश में भी हैं। तो संघीय व्यवस्था की विशेषता हमारे देश में पाई जाती है। शक्तियों का अपना अपना बंटवारा है। सभी विषय जो होती है उन विषयों को बंटवारा किया जाता है। केंद्र आप अपना देखिए, राज्य आप अपना देखिए, है ना। इसके अलावा 2 सदनी व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर सदन, लोअर सदन।
इसके अलावा लिखित संविधान होगा, भारत में लिखित संविधान है। संविधान सर्वोच्च है, देखिए याद रखिए भारत में सबसे ऊपर संविधान है। संसद में नियम बनते हैं लेकिन संसद के भी ऊपर क्या है, संविधान है। हाँ, संविधान के ऊपर अगर एक चीज है तो वो है जनता, हम आप लोग, है ना। संविधान कठोर है, भारत का संविधान बिल्कुल कठोर है, इतना भी लचीला नहीं है। लचीला और कठोरता का दोनों का मिश्रण पाया जाता है, लेकिन भारत का संविधान अगर आप बोले कठोर है, लचीला है, तो भारत का संविधान काफी कठोर है। स्वतंत्र न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो आम व्यक्ति हो, सभी को एक रूप में देखेंगे आप, है ना। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये सभी विशेषताएं जो संघ की विशेषता हैं वो भारत के संविधान में पाई जाती है। दूसरी चीजों को अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह हमने अमेरिका से नहीं ली है। भारत में जो संघीय व्यवस्था वो हमने अमेरिका से नहीं ली है, हमने अपनाई है कनाडा की संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है भारत में जो अपनाई जाने वाली जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई संघीय व्यवस्था है। देखिए एकात्मकता व्यवस्था, देखिए एकात्मकता व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जो कि एकात्मकता है लेकिन भारत में पाई जाती है, तो उसको हम देखेंगे। एक सशक्त केंद्र होगा, देखो भारत में राज्य अपना पावर रखता है, केंद्र अपना पावर रखता है, लेकिन अगर आप देखिए कि केंद्र मजबूत है कि राज्य मजबूत है, इसका केंद्र जो है वो बहुत ही सशक्त है। अगर राज्य ने कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा काम किया जो संविधान के विरुद्ध हो या ऐसा काम किया जो देश के लिए अहित है, तो उस पर केंद्र को पूरा पावर है कि वह आपातकाल लगा करके, राष्ट्रपति शासन लगा करके वह उस राज्य पर शासन कर सकता है। तो यह केंद्र की बहुत अच्छी विशेषता है कि अगर कोई राज्य कुछ ऐसा करता है तो सशक्त केंद्र जो होगा वो सशक्त होता है, वो सीधे ही उस पर शासन करने शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखिए, एक संविधान बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छी व्यवस्था। एकात्म व्यवस्था में एक संविधान, हमारे देश का संविधान एक है। जैसे कि अमेरिका में क्या है, 50 राज्य है, वो 50 राज्यों के क्या है अपने अपने संविधान। देखिए भारत अमेरिका में भी क्या है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था थोड़ा सा इतनी अलग है कि यहाँ पर हर एक राज्य के अपने अपने झंडे हैं, 50 राज्य हैं, एक जिला है, इसके अपने अपने झंडे हैं, अपने अपने संविधान है। अमेरिका का अगर कोई व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है तो उसकी भी नागरिकता रखेगा और संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की भी नागरिकता रखेगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता से ज्यादा ये नागरिकता ध्यान में रखना है कि आप एक भारतीय हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में थोड़ा सा यही अंतर है कि अमेरिका में राज्य के साथ साथ आपको देश की दोनों की नागरिकता रखनी पड़ती है। ये अमेरिका की थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। देखिए नेक्स्ट देखिए, एक संविधान हो, है ना, एक नागरिकता हो, दोहरी नागरिकता नहीं हो। जैसे अमेरिका में क्या है, राज्य की अपनी है और केंद्र की अपनी है। एकल नागरिकता भारत में कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। स्वतंत्र चुनाव आयोग, एकल नागरिकता में क्या है, एकल व्यवस्था में क्या है, एकात्मकता में चुनाव आयोग क्या हो, स्वतंत्र हो। संविधान का लचीलापन, थोड़ा सा संविधान क्या हो, लचीला हो, ऐसा नहीं कि रिजिड हो, बहुत ज्यादा कठोर हो, है ना। भारत का संविधान जो है वो रिजिड मतलब कठोर और लचीलेपन का एक कॉम्बिनेशन है। एकीकृत न्यायपालिका हो, केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति करता हो। देखो केंद्र द्वारा भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं। राज्यपालों का प्रमुख काम होता है कि उस राज्य में चल रही संविधान के अनुसार व्यवस्था है कि नहीं है, मतलब जो देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, वो क्या संविधान के मुताबिक चल रहा है या फिर संविधान के विरोध में चल रहा है, तो उसकी रिपोर्ट देते हैं कौन, राज्यपाल। और राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मतलब सीधे राष्ट्रपति हर एक राज्य पर अपना अपना एक व्यक्ति को बैठाए हुए है जो देखता है। और राज्यपाल नहीं, ऐसा भी होता है कि राज्यपाल एक राज्य के लिए नहीं होता, हो सकता है एक राज्यपाल 2 राज्यों के लिए हो सकता है एक राज्यपाल 3 राज्यों के लिए होता है। डिपेंड ये करता है कि राज्य कितना छोटा है, वो राज्य कितना बड़ा है ना। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं होती कौन सी, IAS है ना, IPS है ना, IFS, ये जो सेवाएं होती है इन सभी का जो पूरा दायित्व होता है इनको भरने का, वो किसका होता है, केंद्र का। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जो जब केंद्र को पूरे संपूर्ण भारत पर कब्जा करना पड़ता है या फिर पूरे भारत पर नजर रखनी पड़ती है, तो उस प्रावधान को कहते हैं आपातकालीन प्रावधान। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान रखकर हम कह सकते हैं कि भारत एक एकात्मक व्यवस्था को अपनाता है। ठीक है, तो भारत में संघीय व्यवस्था को भी अपनाई गई चीजें और एकात्मकता को भी अपनाई गई, इसलिए भारत क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। तो भारत में ये चीजें भी ले पाना दूसरे देशों से और अपने देश के संविधान पर रख पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बड़ा काम है। देखिए
भारत का संविधान एकात्मकता व्यवस्था और संघीय व्यवस्था दोनों को रखता है। भारत का जो संविधान है वो दोनों व्यवस्थाओं को अपने साथ रखता है। इसके अलावा मगर भारत का संविधान एकात्मकता से ज्यादा संघीय व्यवस्था को अपनाता है ना। भारत जो है दोनों व्यवस्थाओं को लिए है, लेकिन अगर आप पूछे कि संघीय है या एकात्मकता है तो संघीय अधिक है। अब एक नया क्वेश्चन आता है जो आपके मेंस के हिसाब से है या फिर आपका काफी लिखने वाली चीज है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है तो क्यों है, एकात्मकता वाला क्यों नहीं है ना। तो देखिए ये साधारण सा क्वेश्चन है कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अलग है। व्यवस्था कैसे है कि हमारे देश जितने जातियां, धर्म, संप्रदाय है ना, जो चीजें हैं ये किसी देश में नहीं है। हमारे देश की जो संस्कृति है इतनी अच्छी संस्कृति किसी देश में नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो संस्कृति, उसके जो त्योहार हैं वो भी अलग होते जाते हैं। आप 100 किलोमीटर की दूर ही जाएंगे तो त्योहार को मनाने का ढंग, रहने का ढंग, कपड़ों का ढंग, बोलने का ढंग, हर प्रकार की चीजें जो होती बहुत ही चेंज हो जाती है ना। और हर एक व्यक्ति को सरकार नजर रखे। भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ हो गई है। हर एक व्यक्ति पर नजर रख पाना भारत के लिए, भारत केंद्र के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए केंद्र सरकार हर एक राज्य में अपना एक कानून दिए है कि आप अपना कानून बनाइए और अपना शासन करिए। जरूरत पड़ने पर अगर वहां की जनता को परेशानी हो रही है तो हम राष्ट्रपति शासन या फिर हम लोग निर्देश दे सकते हैं। तो इसलिए भारत का संविधान राज्यों पर जनसंख्या पर नजर रखने के लिए एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था दोनों को अपनाता है। और इसलिए हमारा देश एकात्मकता से ज्यादा संघीय व्यवस्था को अपनाता है क्योंकि हमारा देश बहुत ही विशाल है। एक एक व्यक्ति पर नजर रख पाना संभव नहीं है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, आपका आवास नहीं आ रहा है, अब पता चले आप दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बोले आवास लेने जा रहे हैं। तो नहीं, इस सब चाहिए कि आप अपने नजदीकी जगह जाइए, पहले जिले में जाइए, इसके बाद आप लखनऊ जा सकते हैं ना। लेकिन अगर आप दिल्ली जाए, पता चले मणिपुर का व्यक्ति है तो अपने मणिपुर में अपना जिले में जाए, जिस जिले में है वहां पर पता चलो दिल्ली चला रहा है। तो इसी समस्याओं को हटाने के लिए भारत बहुत ही विशाल देश की वजह से ही, भारत बहुत विशाल देश है, इस वजह से हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे देश के संविधान की। तो चलिए अगली विशेषता को देखते हैं। हमारे देश के संविधान की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है भारत का कि सरकार का संसदीय स्वरूप। देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इतना अच्छा टॉपिक पूरे विशेषताओं में आपको कोई नहीं मिलेगा। बस आपको इस शब्द को समझना है। आप कई बार देख चुके हैं भारत एक संसदीय स्वरूप है। क्या है ये संसदीय स्वरूप है, इसको देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, लेकिन इसको आप गहराई से पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। देखिए भारत का संसदीय स्वरूप, भारत का संसदीय स्वरूप सबसे पहले ये जानिए कहां से लिया गया है। तो सीधा क्वेश्चन आता है भारत का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो आपके पास आंसर आता है भारत का संसदीय स्वरूप हमने ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या जैसा इंग्लैंड में संसदीय स्वरूप है वैसे ही भारत में है, तो बिल्कुल नहीं है। भारत का संसदीय स्वरूप थोड़ा सा अलग है। भारत का संसदीय स्वरूप इंग्लैंड से थोड़ा सा अलग है। वो क्या है उसको भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये करिए, किसी भी देश का जो सरकार होती है वो 3 प्रकार से शासन करती है: अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदीय। तो अध्यक्षात्मक क्या है और संसदीय स्वरूप क्या है, तीनों को हम लोग बढ़िया ढंग से देखने वाले हैं। तो देखिए देश और सरकार, देखिए अध्यक्षात्मक क्या होती है, देश और सरकार को दो अलग अलग चीजों, मतलब दोनों के मुखिया अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है हमारा एक देश हो और हमारा एक क्या हो, सरकार हो। ध्यान से सुनिए, देश का मुखिया और सरकार का मुखिया, देश का मुखिया और सरकार का मुखिया के बारे में बताया गया है कि देश का मुखिया और सरकार का मुखिया अगर एक हो, इसका मतलब है आप कहां चल रहे हैं, अध्यक्षात्मक में। अगर देश का मुखिया अलग है और राज्य का मुखिया अलग है, इसका मतलब है आप कहां जा रहे हैं, संसदीय व्यवस्था में। ये थोड़ा सा अंतर है। इसी अंतर को भी हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए देश और सरकार में दो अलग अलग चीजें हैं। देश और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों के मुखिया अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। अगर हम देखें कि दोनों के मुखिया एक है तो अमेरिका, अगर दोनों के मुखिया एक देखे जाए, सरकार और राष्ट्र दोनों के मुखिया एक देखा जाए तो अमेरिका है। लेकिन सरकार और राष्ट्र के दोनों मुखिया अलग अलग हैं तो उसका उदाहरण है हमारा देश भारत और ब्रिटेन। तो दो अलग अलग मुखिया हैं,
देखिए इसको, देखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कैसे रहेगी उसको देखिए। देखिए ऐसी सरकार जिसमें सरकार का मुखिया और देश का मुखिया क्या हो, एक ही व्यक्ति हो, अमेरिका। इसमें कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है, मतलब कार्यपालिका को विधायिका से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसको भी हम बहुत गहराई से देखेंगे। देखिए देखिए संसदीय जिसमें देश का मुखिया और सरकार का मुखिया अलग अलग होता है। आगे देखिए, भारत में देश का मुखिया राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। हमारे देश में देश का मुखिया अलग है और राष्ट्र का मुखिया अलग है और सरकार का मुखिया अलग है, मतलब देश का मुखिया अलग है, सरकार का मुखिया अलग है। अब इसको समझिए, इस व्यवस्था में सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंगों का तालमेल सहयोग से बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं समन्वय और सहयोग का सिद्धांत। इस टॉपिक को आपको बहुत गहराई से समझना है। देखिए हमारे देश की या किसी भी देश की जो सरकारें चलती हैं वो 3 महत्वपूर्ण अंगों पर चलती है। ये 3 महत्वपूर्ण अंग है, एक है आपकी कार्यपालिका, दूसरी है आपकी विधायिका, तीसरी है आपकी न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है, इसके क्या क्या अंग है, ये क्या करती है, इसको आपको समझना है। तो देखिए कार्यपालिका में 4 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, मुख्यतः 3 से। देखो पहला कौन सा है, राष्ट्रपति। दूसरा कौन सा है, उपराष्ट्रपति। और क्या है इसमें, मंत्री परिषद। इसी में आते हैं पीएम। अब देखिए राष्ट्रपति किसमें आते हैं, कार्यपालिका में, और उपराष्ट्रपति किसमें आते हैं, कार्यपालिका में। मंत्री परिषद, उसी में मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री, तो वो किसमें आते हैं, कार्यपालिका में। तो ये क्या कौन हो गए हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है, भी सब देखेंगे। विधायिका, विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाता है, उसमें कौन आता है, संसद। संसद में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 व्यक्ति आते हैं। लोकसभा में कौन होते हैं, एमपीज। इसमें कौन होते हैं, एमपी। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आप समझिए। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी जिम्मेदार व्यक्ति है। देखिए ध्यान से, यहां बहुत गहराई से समझने वाली बात है। कार्यपालिका में एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति का, विधायिका में संसद एक महत्वपूर्ण अंग है, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति। ये व्यक्ति यहां भी जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहता है, यहां भी जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहता है, मतलब यहां का व्यक्ति यहां हो, यहां का व्यक्ति यहां है। ठीक है। अब देखिए संसद में कौन बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा, ठीक है, तो देखिए लोकसभा के व्यक्ति ही कौन कहां पहुंचते हैं, मंत्री परिषद। मतलब लोकसभा राज्यसभा के व्यक्ति कहां पहुंचते हैं, मंत्री परिषद में। मतलब संसद के द्वारा ही निर्माण होता है मंत्री परिषद का, जो किसका अंग है, कार्यपालिका का अंग है। तो मतलब विधायिका से ही बना है कार्यपालिका। जो यहां जिम्मेदार व्यक्ति है वही यहां जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक है। अब देखिए इस मंत्री परिषद के जो मुखिया, मेन मुखिया होता है वो होता है पीएम। पीएम कहां से बनता है, लोकसभा या राज्यसभा। मतलब विधायिका का ही महत्वपूर्ण अंग बनता है कौन, मंत्री परिषद का मुखिया। और मंत्री परिषद ही मुखिया किसका होता है, राष्ट्रपति का। मतलब राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो मंत्री परिषद की सलाह से करता है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री किसका है, कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है और विधायिका का भी महत्वपूर्ण अंग है। कहां से, लोकसभा राज्यसभा से। अब देखिए इसके अलावा राष्ट्रपति को का जो चुनाव होता है वो कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं, है ना। तो अब आप समझिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों के विधायक। तो देखिए इन्हीं के द्वारा कौन बना है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो बना है वो इन्हीं की वजह से बना है। अब देखिए राष्ट्रपति को अगर हटाना है, राष्ट्रपति कुछ ऐसा काम करता है जो गलत है, तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। तो महाभियोग कहां से चलती है, लोकसभा और राज्यसभा से। अगर इसने कुछ भी कोई गलत काम किया तो लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा।
मतलब राष्ट्रपति का जो पद है वो कब तक बना है, जब तक लोकसभा राज्यसभा का उस पर विश्वास है। अब देखिए मंत्रिपरिषद कुछ भी गलत काम करता है तो देखिए मंत्रिपरिषद कब तक है, जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। देखिए ध्यान सुनिए, अभी लोकसभा क्या होती है सब देखेंगे आप बाद में, लेकिन अभी जितना आपको पता उसको समझिए। मंत्रिपरिषद कब तक जीवित है, जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है। लोकसभा में बहुमत गया, मंत्रिपरिषद खत्म हो गई, पीएम खत्म हो गई। जैसे आज वर्तमान में मोदी सरकार है, मोदी जी के खिलाफ आज लोकसभा में सभी सांसद उनके विरुद्ध में आ जाए तो आज तो ठीक है, कल पीएम मोदी नहीं रहेंगे। यह क्या है, कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे पर इतनी ज्यादा निर्भर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ भी राष्ट्रपति, यहाँ के उपराष्ट्रपति, यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही चुनाव होता है। यहाँ के मंत्रिपरिषद यहाँ बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ के पीएम यहाँ बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति, मतलब दोनों की जो संबंध है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे में इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे का विरोध कर पाना बड़ा ही कठिन काम है, बड़ा ही कठिन काम है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा था, इस व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग का तालमेल व सहयोग बनाया जाता है। अब तीसरा अंग भी अब हम पढ़ेंगे। तीनों अंगों का तालमेल और सहयोग बनाया जाता है, समन्वय और सहयोग का सिद्धांत के अनुरूप यह व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यह व्यवस्था अभी आप देख रहे होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए। अब हम तीसरी व्यवस्था में चलते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन बैठते हैं, सीजीआई। तो सबसे पहले तो अभी समझिए, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जितने भी राज्य के और जितने भी जिले सभी लोगों को इसमें रखा गया। तो न्यायपालिका क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण काम है भारत के संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का अगर किसी के द्वारा भी हनन होता है तो व्यक्ति सीधे ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपनी वहां पर अपनी शिकायत कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है कि वो किसी के भी खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। यह महत्वपूर्ण एक पावर है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका में कौन बैठते हैं, इसमें बैठते हैं जज। अब देखो, जज होते जो है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया या लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा कोई भी ऐसा कदम उठाया गया जिससे कि देश में कुछ ऐसा गलत हो रहा है या फिर कुछ भी गलत हो सकता है, तो उसके लिए कौन बैठा है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तुरंत ही इनके बनाए हुए कानून को खत्म कर सकता है। जैसे लोकसभा में कोई ऐसा कानून बन गया जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस मौलिक अधिकार को इसके पास पावर है, यह इसके अधिकार, इसका जो कानून बना है उसको खत्म कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो उसके पास इतना पावर है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा बने हुए कानून को खत्म कर सकता है, बशर्ते वह कानून हमारे देश के संविधान के विरोध में हो। तो यह न्यायपालिका की बहुत बड़ा पावर है कि यह किसी भी कानून को खत्म कर सकता है। अब देखिए, इसके जो जज होते हैं वो किसके द्वारा, कौन उसको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। ये कहां बैठे हैं, कार्यपालिका में। विधायिका में कहां है, ये है। मतलब इनकी नियुक्ति इनके द्वारा होती है। अब देखिए, इनको अगर हटाना है, इनकी नियुक्ति कर दी, अब हटाना है तो न्यायाधीश मतलब जज को हटाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा में रिमूवल मतलब हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर जज ने जबरदस्ती कोई ऐसा काम किया जो कि हर समय विरोध कर रहा है, देश के विकास में विरोध कर रहा है, तो लोकसभा, राज्यसभा के माध्यम से हम लोग जज को भी हटा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे तीनों की निर्भरता एक दूसरे पर कितनी अधिक हो रही है। तीनों की बहुत अधिक एक दूसरे पर निर्भरता है। इतनी निर्भरता किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए, यही एक चीज है जिससे कि हम कह सकते हैं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वह एक दूसरे पर निर्भर वाली व्यवस्था है। इसी को हम कहते हैं वेस्टमिंस्टर प्रणाली। देखिए, अभी हम इसको बाद में बहुत गहराई से और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारे देश की जो व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था है, जो कि हमने थोड़ा सा समझा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। संसदीय प्रणाली को सरकार की बेस्ट मिनिस्टर, सबसे बढ़िया प्रणाली,
उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है? अगर हमने जनता के लिए कुछ गलत काम किए, कुछ ऐसा काम किए जो जनता के लिए हित में नहीं है, तो हमारी सरकार मतलब हम लोग जवाबदेही होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, हमारी सरकार गिर सकती है ना। तो उत्तरदायी सरकार होती है। मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जानते हैं, उसके में क्या होता है? मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, मतलब पूरा विधायक जो सांसद होते हैं वो मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, उसमें पीएम उसका मुखिया होता है। देखिए इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में होती है। देखो जो मेन काम करता है वो मंत्री परिषद होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। मंत्री परिषद और जो मंत्री परिषद होती है संसद, उसका एक घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्री परिषद और संसद में एक घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए होता है क्योंकि संसद से ही तो मंत्री परिषद बनती है, संसद से ही तो मंत्री परिषद बनती है। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा ही तो मंत्री परिषद का निर्माण होता है ना। तो ये घनिष्ठ संबंध है। आप खुद सोचिए, जब आप पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे गहराई से तो आपको खुद लगेगा कि तीनों मतलब भारत का संविधान कितना अच्छी तरह से बनाया गया है कि एक दूसरे को पता भी नहीं चल रहा है, एक दूसरे का संबंध कितना घनिष्ठ है, कितना मतलब मिला हुआ है ना। एक दूसरे बिना बताए एक दूसरे से काम नहीं हो सकता है। जैसे कि मंत्री संसद के सदस्य होते हैं जो अपनी नीति और कार्यों के लिए निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। देखिए अपनी नीति और कार्यों के लिए निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखो निम्न सदन के द्वारा ही सरकार बनती है। अगर निम्न सदन मतलब लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। देखिए संसदीय व्यवस्था 2 प्रकार की देखने को मिलती है। देखिए हमने बताया था भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से अपनाई है, लेकिन हमारी संसदीय व्यवस्था में और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में एक छोटा सा अंतर है। वो ये है कि हमारे देश में, देखिए हमारे देश में एक होता है देश का मुखिया और एक होता है सरकार का मुखिया। यही है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में सरकार का मुखिया पीएम है, भारत में भी सरकार का मुखिया पीएम है। मतलब लोकसभा में जितने बैठे हुए सांसद हैं वो अपने मुखिया को चुनते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं। लेकिन देश के मुखिया को अगर हम देखें तो भारत में अपनी अलग विशेषता है और ब्रिटेन में अपनी अलग विशेषता है। भारत में विशेषता ये है कि भारत में देश का मुखिया कोई भी बन सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। लेकिन अगर हम जाएं ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कई सालों तक महारानी रही है, उसके पहली महारानी रही है, वर्तमान में प्रिंस राजकुमार है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ब्रिटेन का जो राजा होगा, देश का राजा होगा या रानी होगी, वो एक ही वंश के होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वर्तमान में एक एसटी महिला है ना, इसके पहले एससी के पुरुष थे, है ना। और इसके पहले आप देखेंगे तो पहली भारत की पहले महिला, मतलब भारत में जो राष्ट्रपति बनने की जो एक प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है। इसमें राजवंशी नहीं चलता, मतलब इसमें लोकतांत्रिक गणतंत्र है। मतलब भारत एक गणतंत्र वाला देश है और ब्रिटेन कैसा है? राजशाही देश है। मतलब ब्रिटेन में राजा का पुत्र ही राजा बनेगा वाली बात है, या रानी बनेगी। लेकिन भारत में क्या है? इसमें कोई भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान, वंश कोई मतलब नहीं है। जो जिस व्यक्ति को सबसे सर्वाधिक वोट दिए जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं द्वारा, वही व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे इस संसदीय सरकार का। देखिए संसदीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता भी हम देखेंगे। बहुमत दल की सत्ता, जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल लाएगा, सबसे बड़ी सरकार बनाएगा, जितने पूरे जितने हम सांसद बैठते हैं उन सांसदों के आधे से अधिक वाला व्यक्ति ही सत्ता पर बैठेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व। देखिए देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री का नेतृत्व होगा। मतलब देश का सबसे बड़ा नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राज्य का सबसे बड़ा नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और देश में मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए निचले सदन का विघटन। देखिए 2 सदन होते हैं, एक अपर सदन, एक लोअर सदन। अपर सदन वह सदन होता है जो कि मतलब वो सदन क्या होता है? हमेशा जीवित रहता है। तो हर जैसे भारत का जो राज्यसभा होता है उसमें 1/3 सदस्यों को हर 2 साल बाद हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2022 में 1/3 लोगों को हटा दिया। अब चुनाव कितने के होंगे? 1/3 लोगों के। फिर अगले 2024 में 1/3 को हटा दिया, फिर 1/3
तो इलेक्शन करके जो मतलब ये चलता रहता है, लेकिन निचले सदन का विघटन होता है। यह एक सरकार का कार्यकाल होता है, सरकार का जीवन होता है एक सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। विधायिका जो कानून नियम बना रहा है, जो कानून बना रहा है, उसके प्रति कार्यपालिका की एक संयुक्त जवाबदेही होती है। आपस में यह एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में कोई मतलब नहीं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। लेकिन ब्रिटेन और भारत में यह चीज है। देखिए, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। विधायिका में जो कानून बनाते हैं उसमें मंत्रियों की सदस्यता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में देखिए, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये चीज को समझते हैं थोड़ा सा है। संसदीय व्यवस्था में जहां संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर कार्यपालिका होती है, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पीएम, वह नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदारी होती है। मतलब जो कानून बना रहा है उसको उनको जवाब देना पड़ता है। देखो, अभी हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपस में देखा है। अगर आपको अभी हमने जो संबंध बताए हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, तो अभी भी आप दोबारा थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देखिए कि इसके सदस्य कौन कौन से, इसके सदस्य कौन कौन से, इसके सदस्य कौन कौन से हैं। इसमें जो है वो क्या इसमें है, क्या इसमें है। इसकी जिम्मेदारी किसके प्रति है, इसकी जिम्मेदारी किसके प्रति है। इसकी नियुक्ति किसने की है, इसको हटा कौन सकता है, इसको हटा कौन सकता है। मतलब तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और तीनों चीजों की अपनी अपनी पावर है, शक्तियां जो कि उपयोग करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता हमारे देश के संविधान में ही होती है। किसी भी देश के संविधान में इतनी अच्छी विशेषताएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में आपसी तालमेल। इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था हमने लिया है ब्रिटेन से, लेकिन ब्रिटेन में जो संसद का जो पावर है और भारत में जो संसद का पावर है उसमें काफी अंतर है। वो अंतर ये है कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि ब्रिटेन की संसद का जो पावर है वो इतना माना जाता है कि पुरुष को महिला और महिला को पुरुष ना बनाने के अलावा, मतलब पुरुष को महिला और महिला को पुरुष भर नहीं बना सकती। बाकी हर प्रकार के काम ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के अंदर कुछ भी कर सकती है। मतलब ब्रिटेन की संसद के पास बहुत पावर है, लेकिन भारत की संसद के पास इतना पावर नहीं है। दूसरी ओर देखें न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब भारत ने न्यायिक सर्वोच्चता ली है यूएसए से, लेकिन अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो इतनी अधिक है कि भारत उसको स्वीकार या उसको नहीं ले सकता है। तो भारत ने दोनों देशों की संप्रभुता, मतलब संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों को स्वीकार करते हुए अपने संविधान में जोड़ा है। किस प्रकार से तालमेल बैठाएं उसको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, देखिए इसे समझिए। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता को लिया है और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता को रखा है। ठीक है, दोनों के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता के लिए एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय को अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानून को संविधान घोषित कर सकता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर संसद के द्वारा कोई भी कानून बना, संसद ने कोई भी कानून बनाया जो कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या जनता किसी विशेष वर्ग का हनन हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग को हानि हो रही है, तो वहां पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। ध्यान सुनिए, अगर विधायिका द्वारा एक कानून बना है जो कि एक विशेष वर्ग के लिए हानिकारक है, इन्होंने कानून बनाया है जो विशेष वर्ग के लिए हानिकारक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय सीधा आ जाएगा और इस कानून को खारिज कर देगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और दूसरी ओर संसद अपनी संविधान शक्ति के बल पर संविधान के बड़े बड़े
भागों को संशोधित कर सकती है। मतलब दूसरी ओर अगर हम देखें तो संसद के पास इतना पावर है कि वह कई बड़े बड़े संविधान में संशोधन कर सकती है। यहां तक कि संसद के पास इतना पावर है कि ये जो बीच में व्यक्ति जो बार बार आ रहे हैं, इस व्यक्ति को भी समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह इसी संसद भवन से ही शुरू होती है। तो आप ये भी समझिए कि दोनों की आपसी तालमेलों को बनाए रखा है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से स्वतंत्र भी है ना। कि अगर संसद द्वारा कोई गलत काम हो रहा है तो न्यायालय तुरंत आ जाएगा, और न्यायालय कुछ गलत कर रहा है तो संसद तुरंत आ जाएगा। तो एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में, कि एक दूसरे से गठित हुए हैं। देखिए, संसद की सर्वोच्चता को ब्रिटेन के संविधान से लिया। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से ली गई है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन हमने ब्रिटेन के जो संविधान से लिया है वो काफी कम ली है। इसी प्रकार हमने अमेरिका के संविधान से जो सर्वोच्चता ली है न्यायपालिका की, वो थोड़ा सा कम ली है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के संविधान में सर्वोच्चता, संसद को सर्वोच्च माना जाता है ना। भारत के संविधान में संसद को ज्यादा ना मान करके संविधान को आगे रखा जाता है ना। इसलिए भारत एक संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में संसद सब कुछ है, तो भारत में संसद से ऊपर संविधान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया और भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को का निहित है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जो संविधान है वो विधि की नियत प्रक्रिया, मतलब जो कानून में लिखा है वही मान्य होगा, जो कानून में लिखा है उसको हम परिवर्तित बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी ओर भारत के संविधान में जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से। यही थोड़ा सा अंतर है जो कि हमारे देश का न्यायालय अमेरिका के न्यायालय से थोड़ा सा भिन्न है। अभी हमने भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में आपसी तालमेल को देता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका को आप इसी से समझिए, किसी भी देश में अगर न्यायालय स्वतंत्र नहीं है, न्यायालय किसी के अंदर में काम नहीं कर रहा है, तो उस देश की स्वतंत्र उस देश की न्यायपालिका जो होगी बहुत ही अच्छी होगी। आप ही सोचिए कि अगर हम आपको कोई काम करने को कहें और ऊपर से प्रेशर है तो आप काम सही ढंग से, स्वतंत्र रूप से, सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। यही भारत के साथ भी है। मतलब अगर हम लोग न्यायपालिका को किसी के प्रेशर में होकर के काम करवाएं तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी भी देश के संविधान या किसी भी राज्य में हम उसकी न्यायपालिका को स्वतंत्र करते हैं कि जो आपको सही लगे वही करें, आप विधायक हो, सांसद हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उसको आप ध्यान ना करें, तो आप निर्णय और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। देखिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि भारत शासन प्रणाली एक संघात्मक की यह विशेषता अमेरिका के संविधान में दिखाई देती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष माना गया है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष माना गया है। देखिए भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा इसके नीचे कौन है? हाई कोर्ट। हर एक राज्य के अपने अपने हाई कोर्ट है। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो राज्य छोटे होते हैं तो दो दो तीन तीन राज्यों के भी एक एक हाई कोर्ट होते हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जिसको हम कहते हैं जिला अदालत और निचली अदालत। तो ये छोटी छोटी अदालतें भी होती हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है उसको हम देखेंगे। देखिए भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र के साथ एकीकृत है। देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। भारत के संविधान
में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रमुख काम है कि भारत में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करना। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे ही उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों का हनन किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी करके कोर्ट में हाजिरी करवा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्या है, हम कह सकते हैं हथियार है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसलिए संविधान की सर्वोच्चता में बैठे हुए लोगों की रक्षा करता है। मतलब जितने भी लोग हैं, संविधान सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए लोगों की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि पता चले हमने कोई काम किया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हैं उनकी रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है? ऐसा ना हो कि पता चले रोज उनका ट्रांसफर हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आज जज है, उन्होंने कोई डिसीजन ऐसा लिया जिससे कि कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, सरकार को गलत लगा तो सरकार ने कहा ऐसा करिए, हटाइए सुप्रीम कोर्ट के जज को। ऐसा नहीं है, तो उनके कार्यकाल है उसको पूरा रखा जाएगा। उनके डिसीजन सही है, देश के हित में हो, संविधान के लिए है, तो किसी भी प्रकार का प्रमोशन, डिमोशन या किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यकाल की सुरक्षा की जाती है, उनकी सेवाएं का वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं, है ना, ये सब चीजें इसमें है। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायपालिका भी समय समय पर अपने आप को एक स्वतंत्र मजबूत रखती है। देखिए वर्तमान में या आप भूतकाल में कहें तो भारत की न्यायपालिका ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिसके हम कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका पर आज भी हमें भरोसा है और वर्तमान या भविष्य में भी हमको अपनी न्यायपालिका पर भरोसा रहेगा। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये महत्वपूर्ण बहुत पुराना केस है, इसको बाद में हम देखेंगे। इसके अलावा साहिबानो जैसे महत्वपूर्ण केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि न्यायपालिका आज भी स्वतंत्र और एक सशक्त है, जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए छोटी सी बात एक और है कि आज भी हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस हमारे देश की न्यायपालिका पर विश्वास है। वो कैसे है आप ही जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज में फंसे हुए हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आज भी हम लोग यही कहते हैं कि चलो जो गलत हो रहा है उसको गलत को हम सही करने के लिए हम लोग कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हम लोग जो हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ किसने भी गलत किया है, तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट के माध्यम से ही हम एक अच्छा डिसीजन, अच्छा निर्णय पा सकते हैं। आज भी हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है, सभी जनसंख्या को इस स्वतंत्र न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। क्योंकि अगर ये स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र ना होकर के किसी के मजबूरन हो जाएगा तो हमारे देश की जनता को इस पर भरोसा नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता मौलिक अधिकार व मूल अधिकार। देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम इसको आगे बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, कई क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार। तो देखिए भारत के संविधान में मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब भारत, अगर क्वेश्चन आए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वो किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से, यूएस से। वैसे तो हमारे देश के मौलिक अधिकारों का जो लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर व्यक्ति को अपने मूल अधिकार नहीं मिले हैं तो उस व्यक्ति का जीना बेकार है ना। तो देखेंगे, देखिए वैसे तो हमारे देश के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, वर्तमान में हो गई है 6, है ना। तो देखिए पहला था समानता का अधिकार, हम लोग देखेंगे विस्तार समानता का। सभी लोगों को इस अनुच्छेद, इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये बताते हैं कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रहेंगे आप किसी भी कोई भी काम करने के लिए। शोषण विरुद्ध के अधिकार, अगर शोषण हो रहा है महिलाएं, बच्चों या किसी के साथ भी, तो उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। संस्कृति एवं शिक्षा स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। संवैधानिक उपचार की स्वतंत्रता, इन सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नया अधिकार बनाया था, उसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32, इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। एक और जो हमने हटाया है, यह मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हमने मूल अधिकार से हटा दिया गया है। हमारे देश के विकास में कई बार बाधा के रूप में बना हुआ था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, इसको बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली में होगा क्या कि मान लीजिए
कोई ट्रेन की एक लाइन आई है, मान लीजिए ए शहर है, एक बी शहर है। क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पर एक पूरी ट्रेन आई है, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार, मतलब मेरी संपत्ति मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं देना है तो नहीं देना, चाहे आप 1 रुपए दीजिए, उसकी वैल्यू 1 रुपए, हमें 100 दीजिए, हम नहीं लेंगे। मतलब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हो गया। तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। मान लीजिए यहां से ट्रेन आई है और ट्रेन में क्या है कि यहाँ एक व्यक्ति का खेत पड़ रहा है ना। अब व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे, इन सभी व्यक्तियों ने एक के बदले 5 रुपए लेकर के इन्होंने जमीन खरीदी रेल वालों ने। अब ये क्या हो रहा है कि ये व्यक्ति कह रहा मैं नहीं दूंगा। अब ट्रेन क्या करेगी, अब ट्रेन वालों को यहां से हटा करके ये ऐसी ट्रेन डालनी पड़ेगी पटरी, है ना। तो ऐसी पटरी डालने के लिए कई लाखों करोड़ों, हो सकता है अरबों का भी खर्चा आ सकता है। और कई बार ऐसा हुआ कि ये हुआ है ऐसा, इस वजह से सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया कि अब हम ट्रेन यहीं से जाएंगे, भले ही हमको 5 से 6-7 गुना ज्यादा रुपए देना पड़े, लेकिन हम संपत्ति के अधिकार को लेकर ही रहेंगे। क्योंकि संपत्ति के अधिकार की वजह से कई बार विकास के कामों पर बाधा पड़ी है, इस वजह से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे तो कई रीजन ऐसे बताएंगे जिसकी वजह से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। कैसे है कि राजनीतिक अधिकार है। देखिए, भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण खूबी है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ उसके मौलिक अधिकारों के साथ हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, विद क्या करके, प्रमाणित करके, प्रमाण देगा कि देखिए हमारे साथ इस प्रकार का हुआ है ना, कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। और अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट उन पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या मतलब रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी के भी खिलाफ रिट जारी कर सकता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, कोई व्यक्ति हो। अगर उसने मौलिक अधिकारों का हनन किया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह रिट जारी करके उनको अपने न्यायालय में बुला सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा पावर है। देखिए नेक्स्ट, देखिए, मौलिक अधिकार हमेशा जीवित रहते हैं, मगर आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। वैसे तो जब तक व्यक्ति भारत का नागरिक भारत में है तो उसको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि देश में आपातकाल लग जाए। देश में आपातकाल कब लगता है, जब देश संविधान के मुताबिक ना होकर के कुछ ऐसी स्थिति में आ जाता है कि देश सही ढंग से नहीं चलता है ना, तो उसको कहते हैं मान लो आपातकाल हो जाना, आपातकाल लगा देते हैं। तो आपातकाल के दौरान, जैसे कि इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था, वो रीजन कुछ अलग था, लेकिन आपातकाल, देश में आपातकाल लगना बहुत बड़ी बात है कि देश की पूरी व्यवस्था, शासन व्यवस्था खराब हो गई हो, है ना। तो देखिए, आपातकाल जब लग जाता है तो केवल 20 और 21 को छोड़ करके सभी मूल और मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होते हैं, केवल आपातकाल के दौरान 20 और 21 को जीवित रखा जाता है, बाकी सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो अभी हमने मौलिक अधिकारों को देखा। मौलिक अधिकार असलियत में हम लोग अभी कुछ महत्वपूर्ण क्लासों में लेके आएंगे। तो मौलिक अधिकार को ये मत सोचिए कि मौलिक अधिकार इतने हो गए हैं, अभी एक एक मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विशेषता, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देश तत्व। देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देश तत्व हैं, जो नीति निर्देश सिद्धांत हैं, वो बहुत ही जरूरी है। भारत को एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी राज्य और अच्छा राज्य बनाने के लिए इन नीति निर्देश तत्वों का, नीति निर्देश सिद्धांतों का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों को सबसे पहले तो लिखिए, इसको किस देश से लिया गया है, आयरलैंड। भारत के संविधान में नीति निर्देश सिद्धांतों को लिया गया है आयरलैंड से। देखिए, भारत के संविधान में यह एक अनूठी विशेषता है, आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में भाग 4 में जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी जान लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देश सिद्धांतों किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप में लागू नहीं किया जाएगा, मगर फिर भी नीति निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से भारत को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप बनाने के लिए रखा जा गया है। देखिए, तो इसको समझिए, अगर नीति निर्देश सिद्धांतों के द्वारा, जैसे हमने बताया था, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देश सिद्धांतों वाली चीजों के लिए अगर आप जज न्यायालय जाएंगे तो वहां पर बाध्यकारी नहीं है, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि नीति निर्देश सिद्धांतों का मतलब है देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। वह बाध्यकारी करके नहीं बना सकते। जैसे आपका आवास है, जैसे आपकी पेंशन है, जैसे आपकी स्कॉलर है, इन सभी चीजों के लिए सरकार
बाध्यकारी नहीं है। अगर उसको लगता है कि आपको स्कॉलर देने चाहिए, अगर उनको लगता है पेंशन देने चाहिए तो वो देंगे। अगर उनको लगता है कि पेंशन देना सही नहीं है, अगर उनको लगता है कि ये अन्न गेहूं जो भी चीज देते हैं वो देना सही नहीं है तो वो नहीं देंगे। उनका मतलब केवल इतना है कि देश को कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो आवास दें, हो सकता है आवास ना दें, है ना, ये सब विकास वाली चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो नीति निर्देश सिद्धांतों को मुख्य रूप से हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है, समाजवादी, दूसरा क्या है, गांधीवादी, तीसरा क्या है, उदारवादी। इसको तीनों विशेषताओं को आगे हम अभी पढ़ेंगे बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए एक छोटा सा चीज इसको और देख लेते हैं कि नीति निर्देश सिद्धांतों का क्या भारतीय संविधान में कितना महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो भारतीय संविधान में या भारत को चलाने में नीति निर्देश सिद्धांतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसको देखिए, मिनर्वा मिल जो मिल्स मामला था 1980 में, इसमें बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांत तत्वों के संतुलन पर की है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि जितने जरूरी मौलिक अधिकार हैं उससे भी जरूरी क्या है, नीति निर्देश तत्व सिद्धांत, दोनों के तालमेल से ही भारतीय संविधान की नींव रखी गई है। जैसे कि हमने बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार है, उनको राजनीतिक अधिकार बोला गया है, और इसी प्रकार से नीति निर्देश सिद्धांत तत्वों को आर्थिक व सामाजिक अधिकार बोला गया है। तो अभी हमने विशेषताओं को देखा है। अगली क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर आएंगे, और अगली क्लास में हम लोग भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को पूर्णतः से देखेंगे। देखिए साथियों, एक एक विशेषताओं को आप ध्यान से पढ़िए। यही विशेषता आगे चल करके आपको इस पॉलिटी को पढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आप इसको हल्के में लेके पढ़ेंगे, विशेषताओं को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो संविधान आपको बाद में बहुत ही कठिन लगेगा। संविधान फिर आपको ये लगेगा कि ये चीज कहां से आ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जमीन स्तर पर पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी चीज अगर मैं छोड़ दे रहा हूं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये चीज अपनी छूट गई है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, भारत के संविधान की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं को लाएंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए। धन्यवाद।